नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सामना सवालों का और मैं हूं राजन अग्रवाल। आज सामना सवालों का में हमारे साथ हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। मनोहर लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ के इस धन्यवाद खास राजन जी। प्रोग्राम में सामना सवालों का में। धन्यवाद। बजट आया है केंद्र का, इस बजट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बजट अपने आप में एक बहुत ही एक नए प्रकार का बजट ही इस बार आया है और मैं समझता हूँ कि एक बहुत दीर्घकालीन विचार को सामने रख करके, एक योजना को सामने रख करके ये बजट दिया गया है। जैसा स्वयं वित्त मंत्री जी ने कहा कि अगले 25 वर्ष जी इस बजट की एक प्रकार से आधारशिला होगी, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हैं, जिसके अंदर डिजिटलाइजेशन की बातें हैं, जिसके अंदर रोज़गार की बातें हैं, बहुत से पहलू उसका एक आधार बनेगा। और एक अपना जो देश है वो एक जिसका स्थान है, जैसा हम सोचते हैं बहुत ऊंचे स्थान पर ये जाना चाहिए, उसकी ये एक नींव रखी गई है। एमएसपी सीधे किसानों के खाते में भेजने की चर्चा इस बजट में की गई है। कहा गया कि 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं धान सीधे खरीद होने की बात कही गई है। तो 2.25 लाख रुपए से ज़्यादा 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा 2.37 लाख करोड़ रुपए भेजे गए हैं। किसानों के लिए इस बजट में क्या और ख़ास आपको लगता है? पहली बात तो ये कि यही अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। हालांकि हम हरियाणा में पिछले 2 साल से जी सीधा पैसा किसानों के खाते में भेज रहे हैं। लगभग 30,000 करोड़ रुपया हर वर्ष हम भेज रहे जी। हैं और अब ये सारे देश में लागू हो जाएगा तो किसानों की जो आय डबल करने का जो विषय है उसका भी बीज इसमें है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे विषय हैं जो किसान को पता भी नहीं लगता था। उसकी जो आय थी वो रास्ते में ही कहीं ना कहीं खाई जाती थी। अब चूँकि किसान की फसल का दाम सीधा उसके खाते में जाएगा, उसको भी पता लगेगा लाखों रुपए मेरे पास आता है, मुझे इसका उपयोग किस प्रकार से करना है, जो पहले जो है वो दूसरों के बंधन में बंधा रहता था। और इसी प्रकार से किसानों के नाते से और जो विषय किए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों का बढ़ाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत में जिसकी योजना की घोषणा की गई थी कि 1 लाख करोड़ रुपया और किसानों के मंडियों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का जोड़ा गया है, वो भी किसानों के लिए लाभ होने वाला है। इस बार किसानों को ड्रोन के नाते से जी उनका जो सारा मूल्यांकन है, किसान की फसल कितनी है, किसान ने क्या चीज़ बोई है, इसमें हालांकि सरकार के नाते हम पहले से भी कर रहे हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में हमने ड्रोन के माध्यम से किसानों की सारी फसल का जो सर्वे है वो कराना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन इसमें किसानों को एक सुविधा दी जाएगी कि किसान स्वयं भी इस ड्रोन के माध्यम से अपनी सारी चीज़ों का वो ध्यान कर सकते हैं। इसी प्रकार जो रासायन युक्त खाद किसानों को दिए जाते थे, उसकी बजाय उसके स्थान पर अभी इस बार जो गंगा के दोनों साइड में 5-5 किलोमीटर का एरिया, जिसके अंदर जीरो बजटिंग खेती की जाएगी, रासायन छोड़ करके और प्राकृतिक खाद के रूप में वहाँ पर खेती की जाएगी, जिससे गंगा का भी शुद्धिकरण होगा और किसान को भी बहुत लाभ होगा। एक बहुत मल्टीपल योजनाएं किसानों के लिए शुरू की गई। ऑर्गेनिक खेती पर पहले भी लोग चर्चा करते रहे, या जो एक अलग तबका है समाज का वो ऑर्गेनिक अनाज पर को तवज्जो देता रहा है। ऐसे में जब अब ये केंद्र के बजट में इस पर जोर है ऑर्गेनिक खेती पर, तो क्या लगता है कि मूल्य कम होगा या बढ़ेगा? क्योंकि अभी तक का जो अनुभव है ऑर्गेनिक सामान का, गेहूं का या चावल का या दूसरे किसी अनाज का, वो अपेक्षाकृत महंगी दरों पे मिलता है। देखिए, जिसको लेना है, अभी आज तक जो ले रहे हैं वो एक प्रकार से अपनी स्वास्थ्य की चिंता वाले करने वाले लोग हैं। रासायनिक युक्त जो खाद डलता है और उससे जो अन्न पैदा होता है, उसमें कहीं ना कहीं रसायन की मात्रा उन बीजों में भी, उन खाद के अन्न में भी होता है। तो उस अन्न की शुद्धता या बिना रसायन के अन्न कैसे मिले, इसको कुछ महंगे खरीदने पर लोग इसलिए तैयार होते थे क्योंकि उसकी उपज कम होती थी, उपलब्धि कम थी। अब जब उपज ज़्यादा हो जाएगी तो रेट तो कम होंगे ही, लेकिन किसान को भी इसमें लाभ होगा। जो उसका सामान्य रेट है एमएसपी वाला, उससे भी कहीं ना कहीं ज़्यादा रेट पर आज भी उसको मिलेगा, क्योंकि अभी भी एक जो गलियारा है वो 5 किलोमीटर दोनों तरफ यानी गंगा की किया जा रहा है, कोई बहुत बड़ी मात्रा में नहीं किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष को ये बजट रास नहीं आ रहा है, कह रहा है कागजी बजट है, कुछ नहीं है, अर्थशास्त्रियों के लिए है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए है। तो क्या माने कि विपक्ष को इस बजट की बहुत प्रशंसा करने की चाहिए थी? कभी विपक्ष नहीं करता। विपक्ष तो पहले ही सोच लेता है, बजट आने से पहले उनकी जो इबारत है वो लिख लेते हैं कि हाँ मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इसलिए उनके बजट के
रटे रटाए भाषण होते हैं, ज़ीरो बजट है, किसी के काम का नहीं है। लेकिन बजट में जो कुछ प्रत्यक्ष बताया जा रहा है उसके ऊपर अगर सामान्य व्यक्ति, एक न्यूट्रल व्यक्ति जब उसका ध्यान करेगा तो उसको ध्यान में आएगा कि इस बजट के मायने क्या है। या जो किसानों को एमएसपी सीधे भेजने की बात है, या जो 2.37 लाख करोड़ रुपए की देने की बात हुई कि पहले दिए गए हैं, ये क्या जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें किसानों को साथ लाने की कोशिश के तौर पे भी देखा जा सकता है? पहली बात तो है कि बजट में केवल किसानों का ही नहीं, किसानों के लिए तो है ही है, किसानों के अलावा भी और बहुत से वर्गों के लिए जो बातें कही गई हैं, और वो केवल 5 राज्य चुनाव वाले हैं उन्हीं के लोगों को एक हम अपने साथ लाने के लिए बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारे देश के लोगों को हमको अपने साथ रखना है। चुनाव हैं 5 राज्यों में, हमारे पड़ोस में भी 2 राज्य हैं जो चुनाव में हैं, बल्कि 3 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब। आप दौरे पर हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्या आपने अब तक जो अनुभव किया है, वोटर किसके साथ जा रहा है? देखिए, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, इसलिए जहाँ जहाँ सरकारें भारतीय जनता पार्टी की पहले से हैं, निश्चित तो दोबारा से आने वाली हैं। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, माने पंजाब में कभी भी अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार फुल फ्लैज चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने हरियाणा में भी लगातार पंजाब जैसा ही संघर्ष किया, और एक समय के बाद अब हरियाणा में लगातार अपनी सरकार बनाया यानी 7 साल से हम चला रहे हैं। ऐसा ये प्रयोग पंजाब में पहली बार हुआ है। इस बार सरकार असल में तो कुछ जो हमारे ऐसे सहयोगी हैं, ऐसे जो विचार के लोग हैं कि उन सबके साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। किसी कारण से ऐसा आपको लगता है पंजाब किसी कारण से नहीं भी बनेगी तो भी एक उपस्थिति अपनी भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को पंजाब को देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ताकि हम भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे प्रदेशों की उपलब्धियां हैं, हमारी विचारधारा है, हमारे प्रोग्राम हैं, नीतियां हैं, वो सारे पंजाब के लोगों को अच्छी प्रकार से समझा पाए। आंदोलन चल रहा था किसानों का, तब भी कैप्टन साहब आपके पास मिलने आए थे, फिर जब वो हटा दिए गए वहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में, कांग्रेस ने हटा दिया, उसके बाद फिर आपके पास मिलने आए थे। देखिए, हमारे पड़ोसी प्रदेशों का आखिर जब हमने छोटे बड़े भाई का एक रिश्ता बना हुआ है, तो भले ही वो पहले जब कांग्रेस में थे, मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उनसे मिलना होता था, और अब तो जो कि उन्हें कांग्रेस छोड़ दी है, वो मुख्यमंत्री भी नहीं है और संयोग से हमारे सहयोगी बन करके भी आ रहे हैं। तो जो सहयोगी बन करके आए हैं तो निश्चित रूप से उनका स्वागत है। जब भी वो आएंगे हम मिल करके पंजाब के अंदर आगे बढ़ेंगे। किसान एक बार फिर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। सोमवार को पूरे प्रदेश में जिला स्तर पे कार्यक्रम उन्होंने किए हैं। जो उनकी मांगे थी, जो उस समय में मान ली गई कि हम कानून लागू नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने मांगी थी, केस वापसी है, मुआवजा है, वो कहाँ तक आगे बढ़ी बात? देखिए, पहली बात तो है कि हर किसी को अपनी बात कहने के लिए एक लोकतंत्र में अधिकार होता है कि जो भी जिस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सीमाओं में रह करके कहना चाहता कहे, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक उनकी मांगों का विषय है, दोनों प्रकार के विषय इस समय लागू हो रहे हैं, क्योंकि जो केस वापसी का विषय है, ये केस वापसी कोई एक दिन में नहीं होते हैं। केस वापसी में कई प्रकार के केसेस होते हैं, कुछ अनट्रेस्ड होते हैं, कुछ सीधा प्रदेश सरकार वापस ले सकती है। जो कोर्ट को चले गए होते हैं, 2 कोर्ट होते हैं, वो कोर्ट की परमिशन से वापस लिए जाते हैं। कुछ सेंट्रल कानून जो होते हैं उनके अंतर्गत केस होते हैं, वो केंद्र सरकार को भेजने पड़ते हैं, वहाँ का जो होम मिनिस्ट्री है वो उसको वापस लेने के लिए परमिशन देती है। कुछ रेलवे एक्ट के अंतर्गत भी केस बने हुए हैं, वो रेलवे विभाग ही उनको वापस लेगा। लेकिन अधिकांश जो केसेस हैं उनकी लगभग ये 280 के आसपास केसेस हैं। मैं समझता हूँ 200 से ऊपर केसेस का रास्ता वापसी का साफ हो चुका है। बाकी जो केसेस है प्रोसेस में हैं, और जितने हमने वायदे किए वो सब होंगे। केवल गंभीर धाराओं के अंतर्गत जो केसेस हैं वो कोर्ट हमें वापस नहीं करने देगा। मर्डर के हैं, रेप के हैं, अथवा इस प्रकार के और सीरियस नेचर के केसेस हैं वही बचेंगे, अन्यथा बाकी केसेस हमने अपना वादा किया वो वापस होंगे। इसी प्रकार मुआवजे की जो बात कही थी, वो मुआवजा भी प्राय लोगों को पहुँच चुका है। कुछ जो लोग रह गए हैं उनका भी एक आध दिन मुआवजा सबको पहुँच गया। करीब ऑलमोस्ट 2 साल हो गए कोरोना को आए हुए। बड़ा संकट वाला दौर हमने देखा, लोगों ने अनुभव किया। अब तीसरा फेज़ अब चल रहा है, बीमारी बढ़ रही है। आपने कोशिश करी और काफ़ी हद तक हरियाणा में व्यवस्थाएं की कि गरीबों तक अनाज पहुँचे, राशन मिले। अब टीकाकरण को लेकर क्या स्थिति है अभी फ़िलहाल? देखिए, टीकाकरण हमारा लगभग 4 करोड़ टीके जो हैं, फर्स्ट इंजेक्शन, सेकंड इंजेक्शन, या जो नौजवानों को 15 साल से 18 साल वाले लोगों को लगना था वो सब मिलाकर, बूस्टर डोज जिसको कह रहे हैं, यानी प्रिकॉशनरी डोज जिसको कह रहे हैं, वो सब मिला करके 4 करोड़ के आसपास टीके जो हैं वो लगाए जा चुके हैं।
और इसमें फर्स्ट जो डोज है 97% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है, मोर देन 80% लोगों को सेकंड डोज लग चुकी है, और बाकी भी जो 15 से 18 वर्ष के वो भी मुझे लगता है इस महीने के अंत तक वो भी सारे डोज लग जाएंगे। और अब जो 60 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं या कोमोर्बिडिटीज़ के जो लोग हैं उनको भी इंजेक्शन जो है वो लगाया जा रहा है। तो इसमें बहुत अच्छा एक सफल प्रकार से हम लोग अपने इस अभियान को चलाए हुए हैं। अब इसमें कोरोना की चर्चा हमने की, एक बजट आप कोरोना के बाद भी पेश कर चुके हैं, दूसरा साल है, आमदनी कम हुई है कोरोना की वजह से, जब इंडस्ट्रीज़ बंद हुई या तमाम रोज़गार के साधन बंद हुए। तो केंद्र का जो बजट आया उसके आलोक में बतौर वित्त मंत्री आप जो अगला बजट पेश करेंगे उसमें क्या खास रहने वाला है? पहली बात तो ये कि जो आमदन हमारी कम हुई थी वो केवल जो फर्स्ट वेव थी बजट की, यानी जो कोरोना की, जो 2020 का बजट था उस समय ये अंतर आया था। 2020 में फिर 2021 के प्रारंभ में इन चीज़ों का असर था, लेकिन एक वर्ष बीतने के बाद धीरे धीरे हमारा जो इनकम जो स्रोत हैं वो सारे सामान्य गति से आगे थे। हाँ, जो आम लोगों की जो काम के जो प्रकार थे उसमें ज़रूर कई व्यवधान थे। विद्यार्थियों को स्कूल जाने में कठिनाई आ रही थी, कॉलेजेस नहीं खुले थे, यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुली थी, बाज़ारों में भी हमने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई थी, मॉल्स में रेस्ट्रिक्शन लगाई थी, धीरे धीरे वो सब खुल रहे हैं। इसलिए अब कोई इतना बड़ा विषय है उसका नहीं है कि लोगों को बहुत बड़ी कठिनाई है। एक समय तो ऐसा था कि यहाँ के जो मजदूर है वो पलायन करके चले गए थे, लाखों मजदूर चले गए थे, बाद में सब धीरे धीरे करके वापस आ गए, क्योंकि उनको भी एक आभास हुआ है कि कोविड केवल हरियाणा में ऐसा नहीं है, देश में दुनिया में सब जगह है। इसलिए जहाँ वो वापस चले गए थे वहाँ भी उनको कोविड झेलना पड़ा, और अब अपने काम के नाते, व्यवसाय के नाते वापस आ गए हैं। उद्योग हमारा ठीक गति से चल रहा है, अब वो आर्थिक जो कठिनाइयाँ हैं वो सब खत्म हो गई हैं। लेकिन इस बार का जो बजट आया है वो एक अच्छा बजट आया है। इसमें जैसा हमने कहा था कि बिना ब्याज के लोन जो है प्रदेशों को मिलना चाहिए, हमने अपनी मांग भी रखी थी। मैं यानी वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि इस बार 1 लाख करोड़ रुपया जो स्टेट्स को बिना इंटरेस्ट के 50 साल के लिए लोन मिलेगा, उसमें हमारा भी साखरच्छा आएगा। तो मुझे लगता है कि उसमें 2000 करोड़ रुपये से ऊपर हमको राशि मिलेगी। गाँव से लगातार संपर्क कर रहे हैं, पिछले दिनों हमने देखा आपने डिजिटल माध्यम से प्रदेश के युवाओं से बातचीत की है, कैसा अनुभव रहा? बच्चों का जो रेस्पॉन्स था? मैंने न केवल बच्चों को, युवकों से बात की है, मैंने कर्मचारियों से भी की है, मैंने रिटायर्ड लोगों से बात की है, मैंने वॉलंटियर्स से भी बात की है। मैं हर सप्ताह किसी एक बड़े ग्रुप के साथ इस प्रकार से बातचीत करता हूँ। इसमें से एक अच्छा रिजल्ट ये निकलता है, कोरोना के कारण से फिजिकली मिलना शायद कठिन है, मिल नहीं सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन बातचीत करने में सारी बातचीत हम उनको पहुंचा पाते हैं, अपना संदेश भी दे पाते हैं, और उनमें से कुछ लोगों के साथ इंटरेक्शन के बाद उनकी भावनाओं को भी समझ करके उनके कुछ उत्तर भी हम दे पाते हैं। और बहुत जो सीधा डायरेक्ट कंटेक्ट है 1 to 1 वाला, वो इस ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से हम कर पाते हैं डिजिटलाइज तरीके से। इसका सामने वालों को भी लाभ होता है, हमको भी लाभ होता है, और मैं इस क्रम को लगातार जारी रखूँगा। कोविड नहीं भी अगर होगा तब भी इस विषय को जारी रखने के लिए हम पहले साल में भी आप लगातार शाम के समय में युवाओं से, लोगों से बात करते रहे, इसी प्रकार से जारी रखेंगे। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम युवाओं को मौका दे रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है। एक संस्था है CMIE, उसकी रिपोर्ट का हवाला देता है, बताता है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। बेरोजगारी में जिस CMIE की बात करते हैं, वो CMIE का जो व्यक्ति है जिसने उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, जो चला रहा है, वो कांग्रेस का प्रवक्ता है, कांग्रेस की कार्यसमिति का वो सदस्य रहा कई बार। और ये केवल आलोचना करने के लिए, CMI भी एक ऐसी संस्था है कि जो इसको राज़ी कर दे, राज़ी करना माने पैसे से राज़ी करना होता है, जो सरकारों की तरफ अपेक्षा होती है वो जो कर दे उनके आंकड़े अच्छे, जो न करे हम ऐसा प्रलोभन किसी को देते नहीं हैं। वो कहते हैं 34% की बेरोजगारी हो गई है। अगर 34% बेरोजगारी हो गई होती तो लोग हमारे कपड़े फाड़ लेते। अब हम तो सारे देश में हर प्रांत से इस मामले में आगे हैं। हमने एक एक परिवार को गिना है, एक एक व्यक्ति से पूछा है क्या बेरोजगार हैं। आज की डेट में 6.1% जो लोगों ने सेल्फ डिक्लेयर किया है कि हम बेरोजगार हैं, ये बेरोजगारी का आंकड़ा आ रहा है 6.1%। और वो क्या कहते हैं 29%, 34%। जिस दिन 34% इस प्रदेश का युवा बेरोजगार हो जाएगा, उस दिन इस प्रदेश में व्यवस्थाएं सारी खराब हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात पर। वो बहुत बुनियादी स्तर पे और बहुत ज़रूरी सुविधाएं समाज के हर वर्ग को मुहैया करवाती हैं। कई दिनों से वो प्रदर्शन पर हैं, धरने कर रही हैं, नारेबाजी कर रही हैं। मांग है कि मानदेय बढ़ाया जाए और
दूसरे कर्मचारियों की तरह उन्हें पक्का किया जाए, जैसे तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, मतलब दक्षिण भारत के कई राज्यों में ऐसा है। हमने देखा है कि हरियाणा की कई नीतियों को, पॉलिसीज़ को साउथ ने या पूरे देश ने अनुकरण किया है उनका। तो ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये पहली बार दक्षिण का आपको वो करने के लिए कह रही हैं कि आप उनको फॉलो कीजिए। ठीक है, पहली बात तो कि आंगनवाड़ी ये कर्मचारी नहीं है जी, न सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं न प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं जी, ये एक ऑनरेरियम के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ काम इनके जिम्मे दिया हुआ है। 6 काम इनके होते हैं, 6 काम के बदले 60-40 के रेशो में 4500 रुपया इनका तय है। 4500 रुपया सिर्फ। लेकिन 4500 रुपया जब हम सोचते हैं, आज भी कुछ प्रदेश 4500 रुपये भी दे रहे हैं, उनसे ये 6 काम लेते हैं। लेकिन हमें लगा कि 4500 रुपये इतना कम है कि इनके घर का गुजारा भी कैसे होता होगा। जी, जी, तब हमने इनको एडिशनल काम, उन 6 कामों के अलावा प्रदेश सरकार की ओर से कुछ एडिशनल काम दिए कि आप ये एडिशनल काम करिए, हम आपको एडिशनल एक ऑनरेरियम, जी, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ ऑनरेरियम, इनकी सम्मान। हाँ, सैलरी नहीं है जी, तो उस ऑनरेरियम के नाते हम समय समय बढ़ाते हैं। जब अभी इनका जो ऑनरेरियम उस समय 3000 रुपया था, उस 3,500 रुपया था, उस समय हमने इनको एक साथ 3000 रुपया और दिया था, ये मान करके कि 3000 रुपया जब दे रहे हैं, कल को जब सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो वो इसमें 3000 में तब तक हम देंगे, वरना उनका जो आएगा, जब राशि आएगी उसके बाद में इसको सब्ज्यूम कर लेंगे। और इनसे ये बातचीत भी हुई थी, लेकिन हमने पहले बढ़ा दिया, उन केंद्र सरकार के बढ़ाए बिना। जी, इन्होंने उसको एक प्रकार से उसी का एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। क्या कि आपने जो बढ़ाया वो तो खत्म, अब केंद्र सरकार ने 1000 रुपये और बढ़ाया है, तो उस 1000 के बदले में जो और बनता है, हमारा जो शेयर बनता है वो और बढ़ाओ। हालांकि हमने उसमें भी हर महीने इनको महंगाई दर के हिसाब से पैसा बढ़ाने की कमिटमेंट की थी और लगातार बढ़ा भी रहे थे। इस बार भी बढ़ाया है हमने, वो भी बढ़ा दिया है। पक्की नौकरी का कोई भरोसा नहीं है। पक्की नौकरी ना है इनकी, ना मिल सकती, क्योंकि कोर्ट्स के कई डिसीजन आए हुए हैं कि ये सारी जो ऑनरेरियम दे करके लेना या आउटसोर्सिंग पर भर्ती करना, ये कोई रेगुलर भर्ती नहीं होती है। रेगुलर भर्ती का अपना एक सिस्टम होता है। रेगुलर भर्ती के लिए इनको भी अवसर मिलते हैं कि जब भी हमको नौकरियां निकालते हैं, क्लास 4 की, क्लास 3 की, अपनी पढ़ाई की योग्यता के हिसाब से उसमें फॉर्म भरें, उसमें आना चाहिए, उसमें एग्जाम देना चाहिए। और जब ये भर्ती में आएंगे तो क्लास 3, क्लास 4 कुछ भी बन सकती हैं। अब इन्होंने प्रमोशन की जो बात की, हमने कहा क्योंकि एक प्रमोशन जो है योग्यता के हिसाब से होनी चाहिए, योग्यता के हिसाब से प्रमोशन की बात की कि आप में से एग्जाम लेंगे, उसको भी नकार रहे हैं। इसलिए एक प्रेशर ग्रुप बना करके कुछ लोगों के बहकावे में आकर के ये सब कर रहे हैं। और इसमें भी 52% आंगनवाड़ी वर्कर्स आज भी काम पर हैं। ठीक है, ऐसा नहीं काम पर नहीं है, वो आज भी काम कर रही है। जब एनसीआर बोर्ड का गठन हुआ था तो ये था कि प्रदेश के आसपास, दिल्ली के आसपास के जो शहर हैं, ज़िले हैं, उनका विकास किया जाएगा। लेकिन अब हम इसमें पीछे की तरफ जा रहे हैं। सुझाव दिया गया एनसीआर क्षेत्र छोटा करने का, इसके पीछे क्या है? देखिए, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड वो कोई हमारे हाथ में नहीं है, वो केंद्रीय जो हमारा नहरी जो शहरी विकास का मंत्रालय है, ये उनके अंतर्गत आता है। और ये तय हुआ उस समय कि जो दिल्ली का दबाव है, आबादी का बढ़ रहा है, दिल्ली का क्षेत्र तो थोड़ा ही है, उस दिल्ली के दबाव को कम करने के लिए एनसीआर क्षेत्र, इसकी कल्पना की गई कि नेशनल कैपिटल रीजन, उसमें कितना बड़ा एरिया हो ताकि दिल्ली के लोग दिल्ली में ना बस करके और बाहर से जो लोग आने वाले हैं, दिल्ली के आसपास को क्षेत्र को विकसित किया जाए। उसमें गुरुग्राम है, उसमें फरीदाबाद है, उसमें नोएडा है, गाजियाबाद है, सोनीपत है और झज्जर जिला, रोहतक जिला, ये सब जिले आसपास। मांग उठी कि क्योंकि उन्होंने कहा कुछ हम इसमें और सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे। उस सहयोग और सहायता के नाम से बाकी प्रदेशों को लगा कि शायद बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी, अपने एरिया को और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। हरियाणा के कुल मिलाकर के 22 में से 13 जिले, आधे से ज़्यादा उसके अंदर आ गए, आधे से ज़्यादा 57% एरिया। हम भी उस समय खुश हुए, लेकिन जब जुड़ गया तो जुड़ने के बाद लाभ कम, हानि ज़्यादा देखने लगी। हानि ये कि एनसीआर दिल्ली का जो खास करके प्रदूषण का मामला है, ये इन सब 13 जिलों पर उसके नियम लागू होने लग गए। अब 13 जिलों में कोई भी छोटे मोटी इंडस्ट्री, छोटा मोटा काम, और जो दिल्ली के अंदर लागू होता है कि इसको बैन करना चाहिए या इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, कभी व्हीकल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ गई, कभी एनजीटी, पीजीटी और क्या सीएनजी के ऊपर इंडस्ट्री लगनी चाहिए। अब यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर जिन चीज़ों का कोई प्रभाव दिल्ली पर पड़ने वाला नहीं है, उनको भी उन चीज़ों का भुगतभोगी होना पड़ा।
तो मांग जनता से उठने लगी कि इन चीज़ों का लाभ नहीं है, नुकसान ज़्यादा है। तब हमने कहा कि इस एरिया को थोड़ा छोटा कर दें ताकि हमारा कुछ लोगों को और एरिया छोटा करने की बात की तो पंचायत तक आते हैं, जनता पंचायत चुनाव का इंतजार कर रही है। हम भी कराने के लिए तैयार हैं। कब करवाएंगे? इसलिए कि हमने एक बहुत अच्छा प्रावधान किया, क्या कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% कर दिया जाए। जब उनका 33% रिजर्वेशन था तो महिलाएं बहुत मुश्किल से 41-42% जा पाती थी, लेकिन हमको 41-42% भी कम लगता था, तो हमने कहा इसको 50% प्रतिनिधित्व कर दें। अब पहली बार हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिन्होंने प्रतिनिधित्व की बात की, वरना हमेशा रिजर्वेशन की बात होती थी। तो इस प्रतिनिधित्व और रिजर्वेशन, इस अंतर को हमारे जो ऊपर के जुडिशरी के लोग समझ नहीं पा रहे हैं जी। और जब तक वो इसको समझेंगे नहीं, उस पर फैसला नहीं देंगे। इस विषय के हमने एक्ट बनाने के बाद कुछ आदमी चले गए कि ये 50% प्रतिनिधित्व नहीं, 50% रिजर्वेशन होना चाहिए। संविधान में रिजर्वेशन 33% है जी। हम 50% देना चाहते हैं, लेकिन वो 50% रिजर्वेशन की बात करते हैं। 50% रिजर्वेशन संभव नहीं है। कारण क्या कि 50% रिजर्वेशन देते ही संख्या महिलाओं की 60-62-65% हो जाएगी, फिर दूसरे शोर मचेगा। तो इसलिए हमने उसमें से रास्ता निकाला। हाँ, हमने रास्ता निकाला कि 50 में महिलाएं, 50 में अदर देन महिलाएं। अदर देन यानी पुरुष हैं, ट्रांसजेंडर हैं, वो भी उसमें जोड़ दिए। बहुत कम संख्या हालांकि ट्रांसजेंडर की, लेकिन फिर भी इसलिए वो शब्द प्रयोग किया। अब वो कोर्ट ने फैसला भी किया नहीं है। कोर्ट कहता है कि आप पुराने आधार पर 33% करा लीजिए। हम कहते हैं कि नहीं, आप निर्णय कीजिए कि 50% प्रतिनिधित्व को नहीं मानते हैं। कोर्ट निर्णय करता नहीं है, इसलिए वो फंसा हुआ है। ठीक है, सरकार को दूसरा टर्म लगाकर 7.25 साल होने को हो गए हैं, 10-15 दिन और ऊपर ही हो गए। 7 साल में ऐसे वो कौन से महत्वपूर्ण काम हैं जिन्होंने व्यवस्था परिवर्तन की ओर हरियाणा को ले जाने में अग्रणी भूमिका निभाई, या वो कौन सी योजनाएं जिनको बताने में आपको गर्व महसूस होता है कि हरियाणा ने शुरू किया और देश ने उस पर अमल किया? राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट टर्म, यानी जो हमारी बीजेपी की थी 2014, तब से ही हमने व्यवस्था परिवर्तन के काम, इसका एक संकल्प लिया था और लगातार कर रहे हैं। 2014 के 25 दिसंबर जो हमने गुड गवर्नेंस डे मनाया, सुशासन दिवस, जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, हमने उस दिन सीएम विंडो ये लागू की। ई रजिस्ट्रेशन जो पहली बार कहीं हुआ वो हमने लागू किया और बहुत सी कठिनाइयाँ लोगों की वो समाप्त हुई। बाद में जनवरी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये हम अभियान लेकर के आए। इसके बाद हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी ये बनाई। देश के बाकी प्रांतों ने इसको फॉलो किया। हम मिशन मेरिट लेकर के आए। मेरिट के ऊपर नौकरियां ये कैसे दी जा सकती हैं ये हम लेकर के आए। हम किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये लेकर के आए। जो ये सारी योजनाएं हरियाणा सबसे पहले लेके आता है, इसके बाद फिर फॉलो की जाती हैं। इसके बाद हमने मेरा पानी मेरी विरासत के पानी को बचाया जाए ये हम लेकर के आए। धान की बजाय दूसरी फसलें बिजाई करो, 7,000 रुपया प्रति एकड़ हम देंगे ये हम लेकर के आए। परिवार पहचान पत्र हम लेकर के आए, जिसको दुनिया के कई देश वो उसको फॉलो कर रहे हैं। ये क्या नई चीज़ है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लेके आए कि भविष्य ये नई चीज़ है क्या? परिवार पहचान पत्र नई चीज़ कैसे है? नई चीज़ इस नाते से है कि पहले व्यक्ति का यानी सिटीजन का एक आइडेंटिटी ये सुनिश्चित की गई सारी दुनिया में। अमेरिका भी करता है, भारत भी करता है, आधार कार्ड के रूप में सब करते हैं। लेकिन हमारे समाज में वास्तव में मूल इकाई व्यक्ति नहीं है, परिवार है। यानी रोजी रोटी के लिए, रहन सहन के लिए। तो ये परिवार की इकाई को पहचान आज तक कभी किसी ने नहीं दी। केवल राशन कार्ड पर एक राशन कार्ड परिवार का बनता था, बाकी परिवार की चिंता नहीं करते थे। हमने परिवार की चिंता करनी शुरू की कि हर व्यक्ति का डाटा हमारे पास हो, उस परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, उस परिवार में कठिनाइयाँ क्या हैं, बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसा जैसे मैंने पहले बताया, डिजिटलाइज, 1.25 लाख रहे हैं, बता 50,000 तो डिजिटलाइज तरीके से उन सबको उस रास्ते पर लाया जा रहा है। लोगों की शुचिता और शुद्धता ये सिखाई जा रही है। इसी प्रकार हम मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये लेकर के आए। 1 लाख से नीचे परिवार के जो लोग आय वाले हैं उनकी आय को कैसे डबल किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हम लेकर के आए हैं ताकि शुद्धता भी आए और बेरोजगारी खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो और पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। ये हमारे इतने सारे काम हैं कि अगर मैं इसको सबको व्याख्यान कर लगूँ तो पूरा दिन इसमें लग जाता है। मोदी जी बहुत तारीफ करते हैं आपकी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, जब भी डिजिटली वो जुड़ते हैं कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, तो आपकी खूब तारीफ करते हैं। देखिए, कुल मिला के मोदी जी से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो मोदी जी जब थे तो ये वास्तव में जो आपने कंप्यूटर सेवी का बात कही है, नेट सेवी की बात कही है, तो ये बीज अब उसमें जापानी भी जोड़ लीजिए आप अपने लिए। ये मोदी जी ने बीज डाला है।
अच्छा, गठबंधन सरकार का जो दूसरा मतलब कार्यकाल आपका है, गठबंधन सरकार का, इसके 2.25 साल हो गए ऑलमोस्ट। आगे की जो समय बचते हैं आगे का, इसके लिए क्या रोड मैप है, क्या योजनाएं हैं, या कोई नई प्लानिंग जो आपने सोची हो कि चुनाव से पहले, या अभी तो चुनाव में समय है, क्या कुछ ऐसा कि किया लोगों का बहुत ध्यान है, आकर्षित करें? किया बहुत है, लेकिन अभी शेष बहुत है। तो जो बहुत शेष है उसको हम पूरा करेंगे। उसके अंदर जितनी मैंने योजनाएं बताई हैं, इन सब योजनाओं का लाभ नीचे तक पहुँचे, क्योंकि योजनाएं केंद्र पर बनती हैं, प्रदेश के राजधानी केंद्र पर बनती हैं, बाद में उनको अधिकारियों तक बताया जाता है, लेकिन देखा क्या गया कि एक लेवल पर जाके योजना उससे नीचे जाती ही नहीं है। हम नीचे तक अपना नेटवर्क खड़ा करेंगे, लोकल बॉडीज़ बनाएंगे, लोकल बॉडीज़ में वहाँ तक इन चीज़ों की जानकारी देंगे ताकि वो आम समाज में घूम करके उनको लाभ उठाने के लिए उनको प्रेरित कर सकें। हम डिसेंट्रलाइजेशन स्थानीय निकाय का, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ हो चाहे पंचायती राज हो, उनको अधिक शक्तियाँ देना, ये हम काम करेंगे। उनके लोकल बजट कैसे बने और अपनी आय उनकी कैसे बढ़ाएं, वो छोटे छोटे कामों के बारे में केंद्र की प्रदेश की ओर से जो मॉनिटरिंग होती है उसकी मॉनिटरिंग वो खुद करें, ताकि जन भागीदारी बढ़े। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो बात कही गई है, इसमें हर व्यक्ति का प्रयास होना चाहिए। हर व्यक्ति ये समझे ये देश मेरा है, ये समाज मेरा है, ये प्रदेश मेरा है। केवल मैं मेरा हूँ और मेरा परिवार देश मेरा हमें है। देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम भी देना सीखें, और त्याग और समर्पण की भावना ये मन में आए। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी। बहुत धन्यवाद मनोहर लाल जी आपका। एक आखिरी, अगर हरियाणा की जनता को आप कोई संदेश देना चाहते हो? देखिए, कोविड का ये समय चल रहा है, इसमें सावधानी बहुत हमने बरती है, लेकिन अभी भी इसमें अभी भी सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर सावधानी टूटी तो क्या कहते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये दुर्घटना न घटे। और दूसरा, हर व्यक्ति अपने साथ साथ अपने देश और समाज की चिंता करे, अपनी भूमिका में जो भी काम करता है उससे देश समाज को क्या लाभ हो, ये हमेशा सोचे। बहुत धन्यवाद आपका मनोहर लाल जी, आपने समय निकाला और इंडिया न्यूज़ से बात करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो आज सामना सवालों का में आपने देखा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमारे साथ थे और उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। किसानों का मसला हो, कोरोना का मसला हो, और आने वाले जो बजट है हरियाणा का, उसको लेकर उन्होंने जो एक उम्मीद जताई है कि सबके भले का बजट होगा, ये सब आपने देखा है। हम जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।